Welcome back, my dear students. Today we will discuss the second part of the nuclear magnetic resonance spectroscopy. फर्स्ट पार्ट में हमने न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन लिया था और हमने देखा था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहाँ कहाँ यूज़ की जा रही है. सो आज हम देखेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, वर्किंग और कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है प्रिंसिपल है वो. डियर स्टूडेंट्स, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में देख लेते हैं. बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो मशीन्स होती हैं, जो जिनमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करवाई जाती है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. यहाँ पर इनके पास होते हैं दो बड़े बार मैग्नेट्स, उसके अलावा एक सैंपल होल्डिंग ट्यूब होती है. एक साइड पर इसका एक सोर्स रखा जाता है जिससे रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछली स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक्स में देखा था, यूवी विजिबल में एक सोर्स हुआ करता था जो कि यूवी रेडिएशंस को, यूवी वेव्स को प्रोड्यूस करता था. इसी तरह हमने आईआर में देखा, वहाँ पर एक आईआर का सोर्स होता था जो कि आईआर रेडिएशंस को प्रोड्यूस करता था. तो सिमिलरली जो एनएमआर है, यहाँ पर भी एक सोर्स होता है जो कि रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करता है. उसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक डिटेक्टर होता है जो कि सिग्नल को डिटेक्ट करता है और हमारा ये डिटेक्टर सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है जहाँ पर हमें ग्राफ की फॉर्म में रिजल्ट्स जो हैं वो मिलते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल. द प्रिंसिपल बिहाइंड एनएमआर इज दैट मैनी न्यूक्ली हैव स्पिन एंड ऑल न्यूक्ली आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड. If an external magnetic field is applied, an energy transfer is possible between the base energy to a higher energy level, generally a single energy gap. The energy transfer takes place at a wavelength that correspond to radio frequencies, and when spin returns to its base level, energy is emitted at same frequencies. The signal that match the frequency transfer is measured in many ways and processed in order to yield an NMR spectrum for the nucleus concerned. डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसका प्रिंसिपल, लेकिन आपने इसे ध्यान से समझना है. मैं आपको कुछ ट्रिकी वे से समझाऊंगी और आपने बिल्कुल फोकस होकर बैठना है और इसे अच्छे तरीके से समझना है. डियर स्टूडेंट्स, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल हमें बताता है कि यहाँ पर देखें, आप सिंपली एटम की तरफ आ जाएं. एटम क्या होता है? एक हमारा मतलब एटम है, हम जानते हैं कि हमारे ऑल मॉलिक्यूल्स एटम से ही मिलकर बने होते हैं. तो अगर हम अपनी सिंपली एक एटम को लें, उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, उसमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं. तो अब यहाँ एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली न्यूक्लियस की बात करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि जो पाउलिस ने 1900 में हमें बताया था कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, स्पिन करते हैं, इसी तरह से जो हमारा न्यूक्लियस है वो भी अपने एक्सिस पर क्या करता है, स्पिन करता है. ठीक है, एक फैक्ट बिल्कुल करता है स्पिन. ये आपके लिए बिल्कुल न्यू चीज़ है, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त है और आपने क्या है, इसे समझना है. ठीक है, तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ये सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले हमें एटम का स्ट्रक्चर जो है ना वो हमें आना चाहिए. तो हमने देखा कि एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन रिवॉल्व करते हैं. उसके अलावा हमने देख लिया कि जो इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स के अलावा हमारा न्यूक्लियस क्या है, खुद भी अपने ही एक्सिस पर क्या करता है, स्पिन करता है. और ये हमें पाउलिस ने 1900 में बताया था और इससे बहुत ज़्यादा इसकी वजह से शोहरत भी हासिल हुई थी. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस न्यूक्लियस के रिवॉल्व होने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, इस न्यूक्लियस की जो ओरिएंटेशन है, मतलब ये जो स्पिनिंग करता है, इससे हमें एनएमआर में इसका क्या फ़ायदा होता है. डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हमारे एटम में मौजूद न्यूक्लियस जो है, हमें पता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं. इस प्रोटॉन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन की निस्बत. इस वजह से जो हमारा प्रोटॉन है, उसकी वजह से हमारे न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और ये मतलब पॉजिटिव करैक्टर शो करता है. ठीक हो गया. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर एक सैंपल लिया जाता है और ठीक है, उस सैंपल में क्या होता है, हमारे एटम्स मौजूद होते हैं. ठीक है, अब आपने इसे ध्यान से समझना है.
सैंपल लिया जाता है, टेस्ट मतलब सैंपल होल्डिंग ट्यूब होती है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन में, तो उसमें क्या है, सैंपल रखा जाता है। अब सैंपल में क्या होता है, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं, और उन एटम्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है ये क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है। हम जानते हैं ना कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट की क्या डेफिनेशन होती है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। तो यहाँ न्यूक्लियस में भी तो मूवमेंट ऑफ चार्जेस हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हमारा न्यूक्लियस भी क्या है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है। तो आप जानते हैं कि जैसे ही जहाँ पर मतलब इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसके इर्द गिर्द क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर जो NMR में हमारा जो सैंपल होल्डिंग ट्यूब में सैंपल रखा गया है, उसमें जो हमारे एटम्स हैं, एटम के जो न्यूक्ली हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हैं, और उनके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। So these nuclei are act as a tiny bar magnets. अब ये जो हमारे सैंपल में मौजूद एटम के न्यूक्ली हैं वो भी टिनी बार मैग्नेट के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, और उनकी ओरिएंटेशंस कोई न्यूक्ली यहाँ मूव कर रहा है, कोई वहाँ मूव कर रहा है, इन सो मैनी डायरेक्शंस। लेकिन जब इन टिनी बार मैग्नेट्स को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, जो कि हमारे NMR मशीन में स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट्स होते हैं, उनकी फील्ड में जब इन्हें रख दिया जाता है तो ये अपनी जो ओरिएंटेशंस हैं उन्हें चेंज कर लेते हैं। या तो ये अपनी ओरिएंटेशंस को अकॉर्डिंग टू वेरी लार्ज बार मैग्नेट के करते हैं, मतलब उस बड़े बार मैग्नेट की अकॉर्डिंग अपनी ओरिएंटेशंस नॉर्थ से साउथ की तरफ कर देते हैं, या फिर उसके बरअक्स कर देते हैं। सो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल सच एज अ प्रोटॉन स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, स्पिन करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। दस द न्यूक्लियस कैन बी कंसिडर टू बी अ टिनी बार मैग्नेट। तो वहाँ पर हमारा न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, एक्ट एज अ टिनी बार मैग्नेट। नॉर्मली दीज बार मैग्नेट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्मली क्या होता है, ये टिनी बार मैग्नेट्स जो हैं वो रैंडमली यहाँ वहाँ कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो जो उनकी ओरिएंटेशंस होती हैं वो अकॉर्डिंग टू बार मैग्नेट या फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है। सो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि नॉर्मली दीज बार मैग्नेट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड इन स्पेस, हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट दे आर ओरिएंटेड विद और अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड। इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट जो कि हमने प्रोवाइड की है बड़े बार मैग्नेट से, देर आर नाउ टू एनर्जी स्टेट्स। अब यहाँ पर दो एनर्जी स्टेट्स होंगी फॉर अ प्रोटॉन, अ लोअर एनर्जी स्टेट विद द न्यूक्लियस अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन एज बी नॉट। अगर तो उन टिनी बार मैग्नेट्स के पास एनर्जी कम है तो वो जो बड़े बार मैग्नेट की डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करना, अपनी ओरिएंटेशंस को नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर चेंज कर लेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट शो करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर उनके पास एनर्जी ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, उसके बरअक्स, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। दस टू वेरिएबल करेक्टराइज NMR एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, द स्ट्रेंथ ऑफ विच इज़ मेजर्ड इन टेस्ला। जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो टेस्ला में या फिर हर्ट्स में मेजर की जाती है। द फ्रीक्वेंसी नीडेड फॉर रेजोनेंस एंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आर प्रोपोर्शनैलिटी related VA and B naught. So the stronger the magnetic field, the larger the energy difference between the two nuclear spin states and higher the mu, मतलब energy needed for the resonance। मतलब जितनी ज़्यादा अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा उन दोनों एनर्जी लेवल्स में जो क्या होगा वो डिफरेंस होगा, तो उससे हम उसकी रेजोनेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सोर्स से क्या आएंगी, रेडिएशंस आएंगी। वो रेडिएशंस क्या करेंगे, हमारे सैंपल में मौजूद एटम्स क्या करेंगे, उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे। तो अगर तो वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं तो हमारे जो एटम्स हैं उनमें क्या होगा, उनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, उनकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होगी, तो वो उन बड़े बार मैग्नेट्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेशन शो करेंगे। अगर वो एनर्जी कम है
तो ये जो हमारे टीनी बार मैग्नेट्स हैं ये उन बड़े बार मैग्नेट्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है, उसी डायरेक्शन में नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेंगे। तो इससे क्या होगा, उनका एनर्जी लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने एक सोर्स रखा हुआ है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन में, वो सोर्स क्या करेगा, उसमें से रेडिएशंस आना शुरू हो जाएंगी। वो उन रेडिएशंस को हमारे सैंपल में मौजूद एटम्स क्या करेंगे, उन रेडिएशंस को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो इधर दूसरी साइड पे हमारा क्या लगा होता है, डिटेक्टर लगा होता है। तो डिटेक्टर जो है वो हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है कि कितने % एब्जॉर्प्शन हुई और कितने % इमिशन हुई। मीन्स के बेसिकली जो हमारी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सोर्स से आएंगी कुछ रेडिएशंस और हमारे सैंपल में मौजूद एटम्स क्या हैं, उन रेडिएशंस को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो मतलब जितनी भी अमाउंट में वहाँ से रेडिएशंस आ रही हैं, हमारे सैंपल में मौजूद सैंपल एटम्स उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो सिर्फ उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं जो कि उनकी एनर्जी से मैच हो रही हों, ठीक है। अगर ज़्यादा अमाउंट में रेडिएशंस आ रही हैं तो सैंपल एटम बिल्कुल भी उन्हें एब्जॉर्ब करने वाला नहीं है और हमारा डिटेक्टर हमें बताएगा कि यहाँ पर मैक्सिमम ट्रांसमिटेंस हुई है, ज़रा भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हम एनर्जी मतलब पहले हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हमारे सैंपल एटम उसे एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, फिर हम करेंगे, फिर मतलब बार बार एनर्जी हम प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे सैंपल एटम क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक टाइप की जो एनर्जी है, मतलब स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी सोर्स से आने वाली जो रेडिएशंस की सूरत में एनर्जी आई है, उसे वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो हमारे डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पर मतलब ज़ीरो ट्रांसमिटेंस हुई है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुई है और हमारा सिस्टम जो है वो हमें ग्राफ की फॉर्म में रिजल्ट्स शो करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी का मैच होने वाला प्रोसेस है ना, इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। जब सोर्स से आने वाली रेडिएशंस जो आई हमारे सैंपल पर पड़ी और हमारे सैंपल ने क्या किया, उन रेडिएशंस को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुई। एनर्जी उन्होंने क्यों एब्जॉर्ब की, क्योंकि उनकी एनर्जी मैच हो रही थी और इस मैचिंग का जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने न्यूक्लियस के बारे में भी डिस्कस कर लिया, मैग्नेटिज्म क्या होता है यहाँ पर हमने वो भी देखा और किस तरह से रेजोनेंस होती है वो भी हम देख चुके हैं। सो दैट्स वाई दिस इज द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस वाज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे हमें पता चलता है डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस जो हैं वो। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ कि क्या होता है, वो हमारे जो सैंपल एटम्स थे उन्होंने सोर्स से आने वाली रेडिएशंस को क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था। वहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुई थी। आने वाली रेडिएशंस की जो एनर्जी थी वो सैंपल में मौजूद मेटल एटम्स की एनर्जी से मैच हो गई थी और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, रेजोनेंस हमने बोला था, ठीक है। तो अब हमारे जो ये जो न्यूक्लियस मौजूद है ना, ये क्या करेंगे, पहले तो अगर उनके एनर्जी लेवल कम था और वो नॉर्थ से साउथ मतलब उन बड़े बार मैग्नेट्स की फील्ड में मतलब उन्हें उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हुए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें अपने हिसाब की जितनी उन्हें एनर्जी चाहिए थी वो उन्हें मिल गई, तो वो क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे। उनकी ओरिएंटेशंस जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सामने ग्राफ दिखाया गया है किस तरह से NMR स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए किस तरह का सैंपल हमें यूज़ करना चाहिए, कौन से सैंपल होते हैं जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब जिन पर परफॉर्म करवाई जा सकती है। इनएक्टिव NMR एक्टिव और NMR इनएक्टिव सैंपल्स के बारे में देखेंगे और हम कुछ एप्लीकेशंस जो हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ मैक्सिमम फॉर नाउ। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने जा रहे हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन से सैंपल्स यूज़ किए जाते हैं, कौन से न्यूक्लिय NMR एक्टिव होते हैं और कौन से जो हमारे न्यूक्लिय होते हैं NMR इनएक्टिव होते हैं। उसके अलावा हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे। So till then, Allah Hafiz and best of luck.